हाँ शुरू किया जाए। बना दो, सब रिकॉर्ड कर दिए। तो देखो देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ए बच्चों, बालका बालका बालकान, आओ बैठो, शुरू किया जाए। चालू करो। नहीं, आज अच्छा आ रहा है। हम लोग देखे थे कि रिलेशन बिटवीन ए एंड सी इस रूप में सच दैट, जो यहां बनाया गया था फिगर, एंगल ए हो गया, लाइट की रेज आके स्ट्राइक यहां करेगी, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसके तीन कंडीशन क्वेश्चन बनते हैं, आई, R1, R2, नीट और जी मेंस में दोनों आया हुआ है। पहला कंडीशन आप पढ़े थे क्या हो, TIR, TIR, ए और सी के बीच का रिलेशन बताए थे। ए हमेशा क्या होना चाहिए, 2C से बड़ा होना चाहिए, छोटा बड़ा, ठीक है। ये कब है, जब ये अब हमेशा ये लाइट की रेज क्या होगी, हमेशा अंदर ही रहेगा, बाहर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन दूसरा रिलेशन है कि ए और सी की ऐसा कंडीशन बताना है, ए और सी के बीच ऐसा रिलेशन बताना है कि हमेशा लाइट की रेज का PR से बाहर की तरफ जाए, हमेशा बाहर की तरफ जाए। तो ए और सी के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए, ए और सी का वो रिलेशन बताना है जिसमें लाइट की रेज हमेशा क्या हो, बाहर की तरफ जाए। तो क्या होगा बताइए, सोच के बताओ आप। हमें वह रिलेशन ए और सी के बीच निकालना है कि लाइट की रेज हमेशा बाहर की तरफ निकले, हमेशा PR से बाहर जाए, PR से बाहर जाए, अंदर ना रहे। तो क्या होगा, यानी ऐसा हो जो हमेशा पास करे किसको, पास करें PR को। समझ पा रहे हो बात ना। पहला कंडीशन आप पढ़े थे कि लाइट की रेज हमेशा क्या हो, अंदर की तरफ, जिसको TIR कहते थे, और इज ग्रेटर देन 2C। अब हमको निकालना है कि लाइट की रेज हमेशा बाहर की तरफ जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए बताइए। R1, R2। अब यहां पे एक चीज बताओ, R2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आई की वैल्यू किससे अधिक होना चाहिए, सी से। यही पढ़े थे ना, आई की वैल्यू हमेशा सी से अधिक होगा, तभी जाके वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये आप जान रहे हो। इसका मतलब ये है जब ये आई सी से बड़ा होगा तभी जाके ये अंदर की तरफ आएगा। बाकी अगर आई क्या हो जाए, सी से छोटा हो जाए, तो हमेशा लाइट की रेज क्या होगी, बाहर जाएगी। पहला कंडीशन। इसका मतलब इस फिगर में चूंकि प्रिज्म से हमको निकालना है, तो प्रिज्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, R2 हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, सी से। R2 हमेशा अगर छोटा है तो ये हमेशा क्या होगा, पास करेगा, इसको बाहर की तरफ जाएगा, हमेशा ये क्या करेगा, पास होगा किसको, PR से। PR से यानी इसको लिख देते हैं P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ये चीज समझ में आ रहा ना। लेकिन हमको किस में रिलेशन निकालना, A और C में। A और C कैसा हो,
कि हमेशा लाइट की रेज पी आर से बाहर निकले। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, R2 C से यानी R2 की वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए, तो हम कौन सा छोटा लें? जैसे कल देखे थे R2 की वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए एक मिनिमम वैल्यू ले लिए थे कि उससे छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब R2 जब मिनिमम है, R2 की वैल्यू क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो R2 का एक मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, उससे अधिक न हो, तो R2 को क्या लिखोगे? मैक्स। R2 मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या पड़े हो? A माइनस R1। R2 मैक्सिमम कब होगा? जब R1 मिनिमम होगा। R1 मिनिमम, समझ पा रहे बात को? अरे भाई इसकी वैल्यू जितना कम होगा उतना ही माइनस करोगे, अगर जीरो कर दोगे तो ऑलरेडी मैक्सिमम हो गया। R2 मिनिमम, R1 मिनिमम कितना होगा बताओ? जीरो। मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। R1 जीरो कब होगा? जब I क्या होगा? जीरो होगा। जब I जीरो होगा तभी होगा ना। तो फिर R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी बताओ? A हो जाएगा ना। R2 मैक्सिमम की वैल्यू A, तो R2 की जगह क्या लिख दो? A। क्या हो गया? A लेस देन, बस यही कंडीशन समझ पाए? A की वैल्यू हमेशा C से कम रहेगा, तो लाइट की रेज क्या होगी? हमेशा बाहर निकलेगी। समझ पाए कंडीशन कैसे हुआ? फिर देखिए यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ लाइट की रेज बाहर न निकले, पीआर सरफेस से। किस सरफेस से? पीआर से ये बाहर हमेशा निकले। इसकी जरूरी है, क्योंकि अगर इस सरफेस के लिए लो तो इसको आई मान सकते हो ना समझने के लिए। एक बार क्या मान सकते हैं इसको? आई। चलो इसको एनकोड कर देते, ठीक है, इसको आई मान सकते हैं ना। तो आई के लिए कंडीशन ये होता है टी आई आर के लिए, आई इज ग्रेटर देन सी। तो आई की जगह क्या मान सकते हो? R2। कंडीशन हो गया, ए ग्रेटर होगा तब टी आई आर होगा, ठीक है। और इसके लिए आपका क्या हो गया? ये हमेशा पास करेगा, ये सरफेस हमेशा बाहर हो जाएगा। तो अब आई की जगह क्या मान लिया गया यहाँ पे? R2, ठीक है, इसलिए हो गया। बाकी ये R2 छोटा हो यानी एकदम मिनिमम हो, मिनिमम मतलब उसकी एक फिक्स वैल्यू हो, उससे अधिक वह ना हो, तो उसको क्या मान लेंगे? मैक्सिमम। जबकि कल के लिए क्या माने थे? मिनिमम। मिनिमम क्यों माना गया था? क्योंकि उसकी वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो एक मिनिमम वैल्यू छोटा ले लिए तो उससे अधिक होना नहीं चाहिए, नहीं उससे कम नहीं होना चाहिए। और आज की जो वैल्यू लेना है उससे ज्यादा ना हो, तो ये चीज हो गया R2 मैक्सिमम। ये R2 मैक्सिमम होना चाहिए, और बाकी R2 इक्वल टू पढ़े हो ना, A माइनस R1 होता ही है। तो ये वैल्यू जब रख देंगे तो ये मिनिमम जब होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। मिनिमम मतलब क्या हो गया? जीरो। ये भी जीरो हो जाएगा। तो R2 मैक्सिमम किसके इक्वल होता है? एक चीज ध्यान रखना, R2 मैक्सिमम हमेशा A के इक्वल होता है, ठीक। R2 मैक्सिमम हमेशा कितना हो सकता है? ये देखो एक एक लाइन में तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा है। R2 मैक्सिमम भी ये हो गया। बाकी ये जब लेस देन C होगा तो लाइट की रेज हमेशा क्या होगी? बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। क्वेश्चन यही आते हैं नीट वगैरह जीमेंस में, इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चूंकि पढ़े ना होने की वजह से लगता है क्या क्वेश्चन में दे दिया था। जैसे इसी साल जो 12th वाले पास आउट होके जो गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में क्योंकि बोर्ड वाले ज्यादा थे, बोर्ड के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ा। जीमेंस का पेपर जो अपने आग दिया कह रहे समय ही छूट गया, अच्छे अच्छे टॉपर, कहाँ किसी का जीमेंस क्वालिफाई हुआ बताओ? जबकि यही तमाम लड़के हैं जो एपीआर में 80% किसी तरीके से क्वालिफाई कर गए। तो ये है, तो ये सब चीजें थी, क्योंकि मैक्सिमम बोर्ड वाले थे, बोर्ड पे नंबर पे फोकस था, तो चलो भैया बोर्ड वाला ही पढ़ो। तो शुरू में एक दो चैप्टर अच्छे से पढ़ाए लेवल का, बाकी बाद में बोर्ड वाला कर दी, तो इसको, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन और होता है कि अगर मान लो ए जो है या सी से बड़ा हो और 2C से छोटा हो, तब क्या होगा? C और 2C के बीच में हो। भाई दो कंडीशन पढ़े, जब ए C से छोटा होगा तो क्या होगा? हमेशा पास करेगा। और जब ए 2C से बड़ा होगा ना, क्या लीजिए, ठीक है,
ए जब क्या होगा 2c से बड़ा होगा तब क्या होगा ci, लेकिन जब इसके बीच में होगा तब क्या होगा c से बड़ा और 2c से बड़ा। CIR का मतलब हमेशा ये अंदर ही रहेगा। बाहर निकलेगा। चलो भाई ये आपके लिए HW दे रहा हूं, करके लाना इसको, कल हम इसको HW रहेगा, इस कंडीशन में आपको सर्च करके लाना, ठीक है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे ना, ध्यान देना है, ग्राफ, ग्राफ में देखे थे कि डेल्टा मैक्सिमम कब होता था, जब आई मैक्सिमम होता है, क्योंकि पढ़े थे हमने आई प्लस ई माइनस ई, आप पढ़े हो, तो आई जब मैक्सिमम होगा तब जाके डेल्टा मैक्सिमम होगा। कल आप उसमें फिगर में देखे थे जब ग्राफ बना रहे थे। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि एक आपका प्रिज्म है, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया आपका 75 डिग्री और n की वैल्यू दे दिया √2, बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि इसका डेल्टा मैक्सिमम क्या होगी, ये जीमेल्स का क्वेश्चन है, डेल्टा मैक्सिमम क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा मैक्सिमम। डेल्टा मैक्सिमम मतलब विचलन कोण, अधिकतम विचलन कोण, ये क्या है, अधिकतम विचलन कोण, विचलन कोण। बताइए भाई कैसे निकालोगे आप, बस यही डाटा है आपका। मैक्सिमम विचलन कोण के लिए, यानी मैक्सिमम डेल्टा मैक्सिमम के लिए आई की वैल्यू मैक्सिमम, और आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, और जब आई 90 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट या ग्रेजिंग रेज, क्या कहते हो, ग्रेजिंग रेज। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पे जब लाइट की रेज आप स्ट्राइक करेंगे ना, तो ये लाइट रेज ऐसे जाएगी, ये स्ट्राइक करेगा, यानी आई किस पे हो गया 90 डिग्री पर। जब आई 90 डिग्री पा के मान लो स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ नॉर्मल ड्रा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा ना, ये सी मतलब 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल। जब आई 90 होगा तो सी कितना होगा 45 पड़े हो, जब यह 45 है तो ये भी कितना बचा 45 बचा। यहाँ एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, जब ये 45 है और इस 75 है, 45 और 75 कितना हो गया 120 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया 60, और ये पूरा एंगल कितना होगा 90, तो कितना बचा 30, और ये बाकी यहाँ बाहर निकलेगी, तो यह ई की वैल्यू क्या होगा, तो इससे आप चाहो तो निकाल सकते हो कि नहीं। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखोगे, हाँ स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो ये 2 यानी √2 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/√2 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन ई, अब √2 से √2 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या बच गया 1/√2 हो जाएगा ना साइन ई। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, ई मतलब 45 डिग्री हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो कैसे हुआ, यानी यह एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। अब हमें डेल्टा निकालना है, डेल्टा के लिए फार्मूला क्या पढ़े हो, डेल्टा मैक्सिमम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, यह डाटा याद होना चाहिए, लेकिन कैसे आया, हमेशा डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी ये डाटा फिक्स है, क्वेश्चन ऑप्शन देखते ही लगा सकते हो, और नहीं आ रहा फिर ऐसे लगाना पड़ेगा, क्या होता है आई प्लस, ये गड़बड़ हो रहा, आई प्लस, अरे कहाँ दब गया, आई प्लस ई माइनस ए, तो डेल्टा मैक्सिमम आई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू
माइनस इक्वल टू 60 डिग्री। याद रखिए डेल्टा मैक्सिमम कितना हो सकता है प्रिज्म में 60 डिग्री। ठीक है, जब ये 75 डिग्री दिया रहेगा, हालांकि ये वैल्यू जब चेंज होगा तो चेंज होता रहेगा ये। लेकिन अब इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमेशा जब ये होगा ना तो हमेशा क्या होगा, ये 90 होगा और ये 45 होगा, बाकी ये वैल्यू चेंज होता जाएगा तो ये वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। समझ पाए ना? ये क्वेश्चन आपका जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधे केवल क्या पूछा था, डेल्टा मैक्सिमम। अब हम लोग डेल्टा मिनिमम के लिए फार्मूले का डेराइव करेंगे। समझ पाए क्वेश्चन का क्या मतलब था? ये सब भी ये क्या पढ़े थे आपकी, जब हमेशा लाइट गेज पी आर को पास करे तो इसके लिए जरूरी है ए की वैल्यू हमेशा सी से छोटा होना चाहिए और हमेशा अंदर रहे, इसके लिए 2C से बड़ा होना चाहिए, छोटा बड़ा। क्लियर हो ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेल्टा मिनिमम की वैल्यू। किसका? डेल्टा मिनिमम की वैल्यू। यह एंगल आई, यह R1, ए R2, ये आपका ई, यह हो गया ए, ई क्यू आर। डेल्टा मिनिमम हम प्रैक्टिकल के द्वारा निकालते हैं। प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल के द्वारा हम उसको फाइंड करते हैं। जैसे ग्राफ जब आप पढ़े थे उसमें आई और डेल्टा, आई और डेल्टा के बीच का ग्राफ आप बनाए थे ना ऐसे। तो यहां पर आप देखे थे एक वैल्यू आई थी आई इक्वल टू ई। ये डेल्टा मिनिमम की कंडीशन था, डेल्टा मिनिमम की कंडीशन था। ये डेल्टा मिनिमम हमको निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो डेल्टा मिनिमम मतलब आई मिनिमम। डेल्टा मिनिमम कब होगा? जब R1 कैसे निकालोगे? अब यहां पे एक चीज देखो, आई की वैल्यू जब आप बढ़ाते जाओगे तो R1 की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। जैसे आप क्या पढ़े हो, ऐसे सिंपल सा समझिए, अपने खुद कॉन्सेप्ट लगाओ, R1 प्लस R2। ठीक है, अगर R2 की वैल्यू निकालो, लिखो यहाँ पे, तो A माइनस क्या हो जाएगा R1। प्रीज में तो एक फिक्स होगा ना, प्रीज में जो लेंगे फिक्स होगा, उसका एंगल फिक्स होगा। अगर यहाँ पे R1 की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो R2 की वैल्यू क्या होगी? घटेगी ना। अरे R1 की वैल्यू बढ़ाओगे तो ए में से हमेशा माइनस करते जाओगे ना। ये मान लो यह 30 था, फिर 40 हो गया, तो R2 वैल्यू हमेशा क्या होगा? पहले से कम होता जाएगा। नहीं समझ पाए? जैसे ये फार्मूला याद है ना, तो R2 इक्वल टू ए माइनस R1 लिखोगे ना। अब यहाँ पे अगर R1 जैसे यहाँ लिख देते हैं R2 इक्वल टू, मान लो ए कितना है 60 डिग्री, मान लो ये तो फिक्स रहेगा, जो प्रीज में लेंगे वो फिक्स होगा, उसकी वैल्यू 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मान लो 60, R1 पहले कितना हो गया, मान लो 20 हो गया, तो कितना हो गया 40। बाद में अगर इसको क्या कर दो 30, तो फिर क्या आएगा 30, बाद में 40 कर दो तो कितना आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब R1 की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो तो R2 की वैल्यू क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। अच्छा, तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा कंडीशन लाते हैं कि R1 R2 के बराबर हो जाए, R1 R2 के बराबर हो जाए। जब R1 R2 के बराबर होगा तो उनके बीच डेविएशन क्या होगा? बहुत ही कम होगा। जब R1 R2 के बराबर होगा तो डेविएशन बहुत ही कम होगा। तो यहां पर A इक्वल टू आप पढ़े हो R1 प्लस R2, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए? इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो। जब बराबर होगा तो डेविएशन बहुत कम होगा। तो R1 इक्वल टू R2 के लिए क्या होना चाहिए? R1 इक्वल टू R2, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? A इक्वल टू 2
आर लिख सकते हो ना। अरे मान लो इसको आर, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, ए बाई किसके लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए। बाकी आप डेल्टा मिनिमम, डेल्टा इक्वल टू क्या पढ़े हो, आई प्लस ई माइनस, ठीक है। तो यहां डेल्टा मिनिमम के लिए आई, लेकिन तुम्हारा आई प्लस सी, ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, ई कैसे निकालोगे, हाँ आई मिनिमम के लिए, हाँ आई क्या हो जाएगा मिनिमम के लिए, आई इक्वल टू ई, तो यहाँ पे रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i माइनस ए, या इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू 2i, या आई इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एम प्लस ए अपान, ए किसकी वैल्यू निकल गई, आई की, और यह किसकी वैल्यू हो गई, आर की, ठीक है। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ले लो, तो इसको क्या लिखोगे, n, या इसको इस मेथड से लिख लो, इसको लिखेंगे 1 साइन आई, 1 साइन आई, अरे 1 है बाहर है, और ये आई हो गया इक्वल टू n साइन r1 का मतलब r, क्योंकि r1 इक्वल टू क्या माने हो, r माने हो। तो यहाँ पे साइन आई की जगह क्या लिखे, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू n साइन a बाई 2, तो n इक्वल टू क्या आ गया, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन a बाई, ये किसकी वैल्यू निकल गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो लेकिन अगर डेरिवेशन आएगा तो यहां से नहीं लिखोगे, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ए इक्वल टू r1 प्लस r2 कैसे होता है। तो इसके लिए क्या किए थे, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे एक ट्रिपैपेजियम लिए थे, a प्लस, या कैसे लिखे थे इसको बताओ, अरे भाई इन दोनों की वैल्यू, यह और यह दोनों की वैल्यू कितनी हो चाहिए 180, और इसका वैल्यू ऑलरेडी 180 है, यह और यह कितना है 180 हो गया, और इसका वैल्यू कितनी हो गई 180 हो गया। बाकी अगर इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालिए, और यहां से इन तीनों का, तो फिर कैसे लिखोगे, बताए थे ना कल कैसे निकाले थे, अरे हाँ ये तुम्हारा कितना है, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 180, यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ कोई वैल्यू मानोगे ना, क्या लिख सकते हो 180 माइनस ए लिख सकते हो, 180 माइनस ए। अब बाकी अब चाहो तो ये इसकी वैल्यू 180 माइनस ए हो गया, अरे भाई ए और ए दोनों 180 होना चाहिए, जब ये पता नहीं है तो 180 में से ए को माइनस कर दो। तो अब इसका लिखने के लिए क्या लिख सकते हो, R1 प्लस इस ट्राइंगल में R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस ए इक्वल टू 100, ये हो गया कैंसिल, तो ए इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2, एक लाइन में बस इसको चाहो तो प्रूव करके ये निकल गया। बाकी जब ए इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया तो अब क्या लिखोगे, डेल्टा मिनिमम के लिए R1 इक्वल टू क्या होना चाहिए R2, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो ए इक्वल टू R इक्वल टू क्या होगा ए बाई 2, ये किसके लिए है मिनिमम डेविएशन के लिए, ठीक। बाकी डेविएशन का फार्मूला आप पढ़े ही हो, डेल्टा इक्वल टू ए, डेल्टा मिनिमम, आई की वैल्यू आर की वैल्यू निकल गई, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए आई प्लस ई इक्वल टू माइनस ई इक्वल टू क्या हो गया आई 2i माइनस ए, तो आई की वैल्यू निकल गई। और बाकी इस फार्मूले से चाहो तो ये यहां से लिखो, या फिर अगर सीधे अगर याद है नहीं पता है तो साइन आई अपन साइन आर लिख के भी आई और आर की वैल्यू रख दो तो भी वैल्यू यही आएगा, ठीक है। एक बार फिर देखिए, यह डेरिवेशन बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि इस साल नहीं आया था, ये आया था इस साल क्या, नहीं आया था। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेराइव करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है।
तो क्या करोगे, सबसे पहले पूरा स्टेप ही देख लेते हैं एक बार। एक प्रिज्म ले लीजिए, ध्यान दीजिए इसको, एक प्रिज्म हो गया, एक लाइट की रे जहां स्ट्राइक की, ये नॉर्मल हो गया, आई हो गया, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका ई है। हो सकता है टेस्ट में भी जो होना है एग्जाम डेरिवेशन आ जाए, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ए, इसका नामिनेट कर दो P Q R। इस फिगर बनाने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एक चीज देखो, आप चाहिए तो आप सीधे लिख दो, इसका कोई वैल्यू रख दो, इसको रख लो आप Q R S T। तो आप जब मैथ वो लिखना तो इसमें सीधे क्या लिख देना, एंगल A प्लस एंगल T, ये क्या है T इक्वल टू कितना होना चाहिए 180, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A प्लस T की वैल्यू क्या लिख दो, A माइनस 180, हो जाएगा ना, इक्वल टू 180। इसको मान लो फर्स्ट, अगर मैं स्टेप लिखना चाहते हो तो एक इसकी वैल्यू होगी, ठीक। बाकी अब ट्राइंगल RST अगर लेते हो, ट्राइंगल RST, इसको क्या लिखोगे, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्या आ जाएगा 180 माइनस A इक्वल टू 180, ये हो गया 2। दोनों से कंपेयर कर दो, दोनों से कंपेयर कर दिए, क्या मिल जाएगा, दोनों से कंपेयर कर दो तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, एंगल A प्लस एंगल A माइनस 180, चलो इसको ऐसे ले देता हूं, इक्वल टू यहाँ क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस, हो जाएगा ना भाई। तो अब यहाँ पे देखो ए वाला पोर्शन, ए यह और यह आपस में कट गया, तो ए इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2 आ गया ना। अगर दिखाना चाहो तो लिख के दिखाओ, नहीं तो बाकी यही लिख दो, फिगर से लिख देना फ्रॉम फिगर 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। तब फिर हाई सब लेने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देना ट्राइंगल RTS में एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस 180 माइनस ए इक्वल टू 180, बस। बाकी यह हो गया कैंसिल, तो ए इक्वल टू तब भी आ जाए। तो ये पूरा इतने में ही हो जाएगा, अगर फिगर में ही दिखा दोगे तो हाई सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो। तो जब ए निकल गया तो बाकी डेल्टा मिनिमम निकालना होता है, तो डेल्टा मिनिमम के लिए आप यहाँ पे डायग्राम वो जरूर बनाएंगे, क्या ग्राफ डेल्टा और आई के बीच, यह मिनिमम है। यहाँ लिखोगे डेल्टा मिनिमम कब होगा, आई इक्वल टू ई, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा मिनिमम के लिए लिखेंगे आई प्लस ई माइनस ए। यहाँ जब आई रख दोगे तो 2i हो जाएगा, माइनस ए, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। बाकी R1 इक्वल टू R2 से जब निकालोगे ए इक्वल टू R1 प्लस R2, तो मिनिमम के लिए दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, तो R इक्वल टू क्या आ गया ए बाई 2। बाकी लास्ट में n इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर कर दोगे तो डेरिवेशन फार्मूला आ जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत, कर लोगे डेराइव। तो किसी तरीके से अगर पेज भरना है तो ये लिखिए, 3 स्टेप 4 स्टेप में लाना है, डायरेक्ट लिख दो फिगर बना के। अब इसके बाद है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इंग्लिश बताओ, हिंदी बताओ जी क्या होगा इसका, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। अच्छा, डिस्पर्जन और डेविएशन दोनों एक ही है ना, हाँ, विचलन और विक्षेपण दोनों एक ही है, हाँ। वर्ण विक्षेपण क्या है, यानी हर कलर अलग अलग रूप में बटना, वो विक्षेपण है। और डेविएशन क्या होता है कि नॉर्मल से कितना कोण रेज अलग अलग दूर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे इसको समझिए, फ्रिज में से नहीं, पहले इसको ऐसे समझाते हैं। मान लो ये लाइट की रेज है आ रही है कहां से, व्हाइट राइज के लिए, ये व्हाइट है, ठीक है। ये मान लो क्या है एयर, ये लाइट के लिए यहाँ नॉर्मल ड्रा कर दिए,
अब ये इधर आ रही है। एक चीज ध्यान दीजिए, सफेद जब जो भी व्हाइट रेज होती है उसमें आप पढ़े होंगे 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? ई, आई, बी, सी, वाई, ओ, आर, यही होता ना बिग ब्योर। अच्छा एक चीज बताओ, जब लाइट की रेज किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है, जो मीडियम का रिफ्लेक्शन होता है, जो अपवर्तनांक होता है, उस लाइट रेज को क्या करता है? अलग अलग डिवाइड कर देता है, अलग अलग डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वेवलेंथ क्या होंगे? सबके अलग अलग होगा। वेवलेंथ क्या होगा? सबका वेवलेंथ मतलब लेम्डा। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? क्यों? चलो अभी इसको समझ लेते हैं। यानी इसका मतलब है कि वेवलेंथ क्या होगी? इसका इंक्रीज होगी। ऐसे याद रखो, इंक्रीज का मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसका? वायलेट। वायलेट मतलब बैगनी। और सबसे अधिक किसका? अच्छा बताओ, लेमडा जब इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज। अरे यार पढ़े हो ना, एन इक्वल टू लेमडा नॉट अपॉन लेमडा, यानी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इसका मतलब क्या है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा उसका लेमडा, यानी इसका मतलब लेमडा जब बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इसका मतलब क्या होगा? सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वायलेट का। और सबसे कम किसका है? रेड का। समझ पा रहे हो? अच्छा ए एन हो गया। डेविएशन बताइए। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है, डेविएशन किसका सबसे अधिक होगा? अब बताओ यहाँ पे, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका अधिक होगा, जिसका अधिक होगा वह सबसे कम बेंड होगा। नहीं समझे? लेमडा मतलब क्या? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। जब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अधिक कवर करना। लेमडा अधिक का मतलब ये है, देखो लेमडा बढ़ रहा है, यानी सबसे कम लेमडा इसका है, सबसे अधिक लेमडा, यानी सबसे अधिक डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा? रेड। जब रेड सबसे अधिक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम होगा। जैसे मान लो हवा में तुम चल रहे हो, अचानक पानी आ जाए तो आपकी स्पीड क्या होगी? अब पानी की डेप्थ तो बढ़ती जाए, एक डेप्थ ऐसा आएगा जहां पे दौड़ना और मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा जिसका, उसमें स्पीड उसका हमेशा क्या होगा? कम होगा। और जिसका कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका स्पीड अधिक होगा। तो रेड के लिए अब यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक है और इसका सबसे, तो सबसे अधिक डिस्टेंस किस में ट्रेवल करेगा? आर ही ना। तो ये इसका मतलब डिस्टेंस जब अधिक ट्रेवल करेगा तो नॉर्मल से हमेशा दूर जाएगा। और सबसे कम डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा? तो नॉर्मल के नजदीक कौन रहेगा? तो अब एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा जो वायलेट होगा, हमेशा वायलेट होगा। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन मैथ से प्रूव करने के लिए साइन आई इक्वल टू एन साइन आर हो जाएगा ना, या साइन आर इक्वल टू साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन एन। इसका मतलब यह है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा उसका आर कम होगा। आर कम होने का मतलब वो नॉर्मल के अधिक नजदीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक लाइट के लिए जैसे ड्रा कर दी, ऐसे ड्रा कर दी, ठीक है, मान लो 3 कलर, तो इसमें आर किसका अधिक है? इसका है कि इसका है कि इसका है? किसका है? इस वाले का है ना। ये आर इसका कम है और इस वाले का आर, ये आर हुआ आपका, ये कम है। इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा उसका आर कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक किसका है? वायलेट का। तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा? भी। समझे बात को? मैथमेटिक रूप से बता रहा हूं, बाकी जनरली वैसे तो रटे ही होगे तुम लोग। ठीक, तो अब ये जो है इस लाइट के रेज को हम ऐसे सीधे, अब इसके और इसके बीच में ही इस पूरे 7 कलर होंगे। तो आप इसको बना लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5, एक और बना देते हैं यहाँ पे 7। तो ये भी हो गया और ये क्या हो गया? आर। पी आई पी जी वाई ओ। ये समझ पाए भी क्यों नॉर्मल के पास है ना,
यही मैं उससे समझाना चाहूँ, साइन आर इक्वल टू साइन आई अपन एन। आर हमेशा उसका अधिक होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक, तो आर हमेशा किसके किसके बीच होता है, नॉर्मल और कलर के बीच में। तो ये जब व्हाइट लाइट की रेज इंक्रीज होती है तो ऐसे 7 कलर में डिवाइड हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। किसके वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक कलर का होगा, तो ये चीज याद रखिए, बिग ब्योर में सबसे अधिक वेवलेंथ रेड का, सबसे कम वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य होता है, क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का, सबसे कम बैगनी का, अपवर्तनांक सबसे अधिक, ठीक है। और डेल्टा, अब एक डेल्टा मतलब होता है नॉर्मल से कौन अधिक डेविएट हुआ। बताओ नॉर्मल से सबसे अधिक डेविएशन किसका है, किसका है, रेड का है ना। तो सबसे अधिक डेविएशन किसका है, रेड का। ठीक है, गलत है कि कम है, रेड का गलत लिख दिया हूं, क्योंकि डेविएशन हमेशा कहां से निकालते हो, मेन पथ से। डेविएशन किससे निकालते हो, अरे जी, अच्छा डेविएशन क्या होता है, ये लाइट की रेज यही आ रही है ना, अगर ये सीधे निकल जाए कोई डेविएशन होगा, नहीं होगा। तो अब बताओ ये इस मेन पथ के नजदीक कौन है, आर, तो सबसे कम डेविएशन किसका है। उसके बाद अब इसका यहां लोगे, फिर यहां से लेंगे, समझ पा रहे हो बात, फिर यहां से होगा। तो सबसे अधिक डेविएशन किसका है, हाँ, इसका मतलब ये है ये डेविएशन धीरे धीरे क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, ये उल्टा लिखा गया है ना सिंबल, तो क्या होना चाहिए, हाँ, ये डेविएशन सबसे कम किसका होगा, रेड का, और सबसे अधिक, यानी इसका मतलब इसको हम इंक्रीज कर दें, इसे डिक्रीज हो रहा है। सबसे कम देखो लाल का होगा जी, और सबसे अधिक वायलेट का। रेड का कम होगा, अच्छा रुको कैसे गड़बड़ हो रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, ये आपका नॉर्मल हो गया और ये आपका मेन पथ ये हो गया, मेन से सबसे, सबसे कम किसका होगा, रेड का ही तो। ये देखो यहाँ पे फिगर में नहीं दिख रहा सबसे कम किसका है, रेड का। हम अधिक बोल रहे थे क्या, अच्छा, और सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी का। ऐसे भी समझने के लिए समझ सकते हो, केवल वेवलेंथ और स्पीड सबसे अधिक किसका होता है, लाल का, बाकी सब चीज सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखो किसका है, सबसे अधिक वायलेट का, और सबसे कम किसका, केवल वेवलेंथ रेड का सबसे अधिक है, बाकी सब चीज सबसे कम रेड का है। ठीक, केवल एक चीज याद रखिए, वेवलेंथ केवल रेड का है, बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे अधिक इसी सबसे कम इसका है, और डेल्टा भी इसका सबसे कम है। ठीक, तो जब व्हाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब सफेद प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने 7 रंगों में चेंज हो जाती है, ठीक है, डिवाइड हो जाती है। तो जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसको डिस्पर्जन कहते हैं। आज जो आपका मेन पथ से जितना दूर वो निकल रहा है उसी को हम विचलन कहते हैं। तो विचलन कोण और डिस्पर्जन में अंतर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्लास स्लैब में, एक चीज बताइए इसको, एक ग्लास स्लैब में व्हाइट रेज अगर स्ट्राइक करेगी यहाँ पे, तो इसका डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा मतलब विचलन कोण, विचलन कोण। अब एक चीज और समझो यहाँ पे, यह आपका रेड है, ये क्या है, रेड, और ये क्या है, वायलेट। तो रेड, इससे रेड के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, डेल्टा बी, क्या कहोगे, डेल्टा बी। और इससे भी के बीच के एंगल को क्या कहोगे, डेल्टा आर। दो कलर के बीच का जो डिफरेंट होता है उसको कहते हैं डिस्पर्जन। दो रंगों के बीच का डिफरेंट को क्या कहोगे, डिस्पर्जन, यानी वर्ण विक्षेपण। दो रंगों के बीच के कोण को
वर्ण विक्षेपण कहते हैं, एक लाइन में याद रखो, दो रंगों के बीच के। और डेविएशन क्या होता है कि एक सिंगल कलर जितना मेन पद से डेविएट होता है। तो जैसे मान लो अगर इसका डेल्टा भी लिखो, डेल्टा भी क्या लिखोगे, एन बी माइनस ए इंटू क्या फार्मूला होता है, उल्टा लिख दिया फार्मूला, एन बी माइनस वन इंटू ए, कल पढ़े थे ना, एन बी माइनस वन इंटू ए। अरे डेल्टा पढ़े हो ना, डेल्टा इजकल टू एन माइनस वन इंटू ए, तीन प्रिज्म के लिए। ऐसे ही डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर माइनस वन इंटू ए। इन दोनों के बीच का डिफरेंट को थीटा कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डीवी माइनस डेल आर। इसको हम कहेंगे कौन सा कोण, वर्ण विक्षेपण कोण है, डिस्पर्सिव एंगल है। और ये क्या है, डेल्टा डेविएशन एंगल है, विचलन कोण है, क्या चीज, वही बात हुआ। ये तुम्हारा डिस्पर्सिव पावर होता है, डिस्पर्सिव एंगल होता है, एंगुलर डिस्पर्जन भी कह सकते हो, उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये तुम्हारा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण मतलब दो रंगों के बीच का, हाँ, कोणों का अंतर। यानी एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, दो कलर के बीच के डिफरेंट एंगल। और डेल्टा क्या होता है, मेन पद से इसका एंगल के बीच में, समझे ना इस चीज को। तो ये चीज हो गया थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू जब रखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए। ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस वन माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, एन बी माइनस एन आर। ये तुम्हारा क्या हो गया, थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा जब थीटा निकालना होगा एंगुलर डिस्पर्जन, तो किसी भी दो कलर के बीच में, मान लो पूछ दिया ब्लू और ग्रीन के बीच में, क्या लिखोगे, एन बी माइनस एन जी इंटू ए इक्वल टू, ठीक है, किसी भी दो कलर के बीच का निकाल सकते हैं। तो हमें बैगनी और रेड के बीच का निकाला गया है, और ये ब्लू और ग्रीन के बीच में, ये थीटा हो गया और ये डेल्टा हो गया। यही क्वेश्चन था यहाँ पे, ये आपका है। तो इसमें बताओ डेल्टा की वैल्यू बताओ और थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगा। एक ग्लास स्लैब में अगर व्हाइट की रेज स्ट्राइक करती है तो, यही क्वेश्चन है। इसको अगर बनाओ तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ना, कितने कलर में, 7 में। आप बनाइए ऐसे, 1 2 3 4 5, हो गए ना। अब क्या होगा, अब यहां से बाहर निकलेगा। अब यहां से आप देख रहे हो, बताओ डेल्टा और थीटा की वैल्यू क्या होगी। ए भैंस का आंख, हाँ, समझ रहे हो बात क्या हुआ। ये लाइट के एक ग्लास स्लैब से यहाँ देख रहे हो, लाइट की रेज स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पे जो दिखेगा वो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहले डेल्टा निकालो, डेल्टा मतलब मेन पद से कितना वो विचलित हुआ। ये लाइट की रेज आ रही है, इसको सीधे आगे की तरफ ऐसे बढ़ाओ, कोई डेविएशन ना हो, तो ऐसे सीधे चल जाएगी। नहीं समझ पा रहे हो बात को। अच्छा बताओ, ग्लास में लाइट की रेज जाके जितना नॉर्मल की तरफ बेंड होती है उतना ही, तो फाइनल में डेविएशन कितना हो रहा है, अरे जितना बेंड हुआ उतना ही बाहर निकल गया, तो डेविएशन कितना होगा, 0। नहीं हुआ। और फिर ये जहां 7 कलर में डिवाइड हुआ था, फिर आके मिक्स हो गया, वो व्हाइट कलर ही दिखेगा। तो ये भी स्टेटमेंट है, डेल्टा 0 और
ये याद रखना है कि ये ग्लास स्लैब में जब व्हाइट रेज क्रॉस करके बाहर निकलेगी और बाहर से जब हम देखेंगे तो उसका थीटा भी 0 होगा और डेल्टा भी। डेल्टा क्या है तुम बताओ, डेल्टा क्या है तुम बताओ, थीटा क्या है? बैठे रहो बैठे रहो। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्जन मतलब दो रंगों के बीच का कोण। ठीक है, बस रन आज के लिए इतना ही। हाँ, ज्यादा हो गया आज है? इतना पहले जाते हो तब भी। अभी 9 बज रहा है देखो।